आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमने केमिस्ट्री के 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर लवणीय तथा क्षारीय प्रभावित मृदाएं पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम परिचय देखेंगे। भारत में कुल कृषि क्षेत्र 159.7 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब भारत के कुल क्षेत्र का 159.7 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें कृषि की जाती है। इनमें से लगभग 90 मिलियन अम्लीय हैं। 159.7 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 90 मिलियन तो अम्लीय हैं, वह 6.8 मिलियन हेक्टेयर लवणीय हैं और शेष अनावश्यक हैं। 90 मिलियन तो अम्लीय मृदाएं, 6.8 मिलियन लवणीय मृदाएं और जो शेष बच गई वो अनावश्यक मृदाएं। अब हम लवणीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लवणीय मृदाएं नम प्रदेश में पाई जाती है। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जो अम्लीय मृदा होती है वो नम प्रदेशों में पाई जाती है, जहां अम्लीय मृदाओं में कोलाइट संकरण अधिशोषण अधिक होता है। ऐसी मृदा जिनका पीएच का मान 7 से कम हो वो अम्लीय मृदाएं कहलाती है। हमने अभी पिछली वीडियो में भी देखा था कि पीएच स्केल है। अगर 7 पीएच का मान 7 से कम हो तो वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। और अगर 7 से ज्यादा हो तो वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? ऐसी मृदा जिनका पीएच का मान 7 से कम हो, 7 से कम हो तो कैसी होगी? अम्लीय होगी। और अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आसाम, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अम्लीय मृदा के प्रकार। पहले हमने अम्लीय मृदा पढ़ी जिसका मान 7 से कम हो, अम्लीय मृदा कहलाती है। अब अम्लीय मृदा के प्रकार, तो सक्रिय अम्लीयता और विनिमय अम्लीयता। सक्रिय अम्लीयता क्या होती है? मृदा विलयन में H+ आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। जो भी H+ आयन, हमें पता है अम्लीय मृदा में तो क्या होगा? H+ आयन ही होंगे। तो जो H+ आयन के कारण उत्पन्न अम्लता होती है उसको सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, मृदा विलयन में वह अम्लता जो H+ व Al3+ कारण से उत्पन्न हो उसको विनिमय अम्लता कहते हैं। मतलब अगर कोई अम्लता है वो H+ के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जो H+ के कारण उत्पन्न हो वो तो सक्रिय अम्लता, पर ऐसा मृदा विनिमय जो H+ और Al+3 दोनों के कारण उत्पन्न हो तो उसको क्या कहते हैं? विनिमय अम्लीयता। ठीक है, मृदा अम्लीय बनने के कारण। अब है ना, कोई मृदा अम्लीय है तो वो क्या किस कारण से बन रही है? तो पैतृक पदार्थ। हमें पता है कि मृदाओं का निर्माण पैतृक पदार्थों से होता है। तो पैतृक पदार्थ यदि अम्लीय होंगे तो जो मृदा बनेगी वो भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। अब पैतृक पदार्थ अम्लीय हैं तो उनसे जो बनने वाली मृदा है वो भी अम्लीय होगी। स्लीका जल से क्रिया करके आर्थोस्लीक अम्ल बनाती है। ठीक है, स्लीका क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो वो आर्थोस्लीक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? ये जो बनता है इसको बोलते हैं आर्थोस्लीक। ठीक है, मतलब ये अम्ल है तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अब एक तो हो गया पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ अगर अम्लीय होंगे तो उससे जो निर्मित मृदाएं वो भी अम्लीय होंगी। बेस का क्षीण होना, यदि अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में उपस्थित आयन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम पानी के साथ निचले स्तर पर चले जाते हैं जिसके कारण मृदा क्षारीय हो जाती है। ठीक है, अब देखो मृदा में सब आयन उपस्थित है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अगर ये पानी के साथ निचली सतह पर चल जाते हैं तो क्या होती है? मृदा अम्लीय हो जाती है। जैसे कि अब है ना, जैसे कि अपन को पता है कि मृदा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब वर्षा का पानी आएगा तो क्या होता है? जल का सूत्र H2O, और अगर वो इससे अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? H2CO3। क्या होता है? ये कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल। अब अम्ल है तो क्या ये अम्लीय मृदा है? ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? वर्षा के साथ ही जो आयन्स होते हैं वो नीचे चल जाते हैं, इसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। अब कार्बोनिक अम्ल बन रहा है तो इसके कारण क्या होती है? मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, उर्वरक डालने के कारण, यदि मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरक डालेंगे तो मृदा धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट यदि मृदा में डालेंगे तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। अब मृदा में हम कोई भी अम्लीय उर्वरक डालेंगे, हमें पता है अम्लीय उर्वरक क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। अगर हम ये मृदा में डालेंगे तो ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी? NH4 का होल ट्वाइस। और ये तो ये क्या होता है? इसके कारण क्या होती है? मृदा
अम्लीय हो जाती हैं। ठीक है। जीवाश्म पदार्थ, मृदा में अधिकांश जीवाश्म पदार्थ में सड़े गले पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देते हैं, इसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। अभी हमने देखा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जीवाश्म पदार्थ अगर सड़ेंगे गलेंगे तो क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बना देगी, कार्बनिक अम्ल बना देगी। ठीक है। सूक्ष्म जैविक क्रिया, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन करते हैं, जिसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। अब वो ये, अब जो सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं, अब वो क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करेंगे, विच्छेदन करके क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे, इसके कारण मृदा भी अम्लीय हो जाती है। ठीक है। अब अगला है पौधों पर अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मृदा अम्लीय है तो उसका पौधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष प्रभाव, जितना ज्यादा H+ निकलेंगे तो वह जड़ तक पर विषैला कर देंगे। हाँ, अब देखो अम्लीय मृदा में H+ का निष्कासन होता है, तो अगर H+ ज्यादा मात्रा में निकलेंगे तो वो मृदा जो पौधों की जड़ें होती हैं उस पर क्या डालेंगे, विषैला प्रभाव डालेंगे। पादप झिल्लियों द्वारा धनायनों का परागम्य पर प्रभाव पड़ता है, पादप एंजाइम पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो पोषक तत्व होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि तांबा, फास्फोरस, जिंक। ठीक है। अधिक मृदा अम्लीय होने के कारण एल्यूमिनियम और मैग्नीज, फेरस अधिक विलीय हो जाते हैं। अगर मृदा अधिक अम्लीय होगी तो जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है और फेरस है वो क्या हो गए, अधिक घुलनशील हो जाएंगे। सूक्ष्म जीवों पर भी विषैला प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और अगर ज्यादा अम्लीय मृदा होगी तो उसके कारण रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अब अम्लीय मृदा सुधारने की विधियां, अब देखो मृदा अम्लीय हो गई, अगर हमें सुधारना है तो इसको क्या क्या विधियां करेंगे, तो अम्लीय मृदा में क्या डालते हैं, कैल्शियम चूना। ये पिसा हुआ चूना पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा मैग्नीशियम से अधिक होती है। ठीक है। तो इसको अगर हम मृदा में डालेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीयपन मृदा में सुधर जाएगा। चूना डालने से तो मृदा क्षारीय हो जाती है। ठीक है। डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, यह जला हुआ चूना होता है, इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बुझा हुआ चूना, इसमें पानी डालने पर बुझ जाता है। माड़, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो माड़ है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन ये कोमल और बुरबुरा होता है। अब हम देखो, हम इन चीजों से जो अम्लीय मृदा उनको सुधार सकते हैं, कैल्शियम से, डोलोमाइट से, बुझे हुए चूने से। ठीक है। चूने को मृदा में मिलाने पर क्या होता है, जब चूने को पीसकर मृदा में डालते हैं तो मृदा में रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। चूना क्या होता है, चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कि ये कोई मृदा है, ठीक है, कोई भी मृदा है ये, अगर इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है, अब मृदा में क्या होता है, अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें क्या निकलेंगे, H+ तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है। अभी जो मृदा है उसमें क्या करते हैं, जो कैल्शियम है वो जाके उस पे चल जाता है। ये जो मृदा है उसमें क्या होगा, कैल्शियम चल जाएगा। ठीक है। और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है। तो अगर हम चूने को मृदा में डालेंगे तो जो मृदा है वो चूने के साथ संपर्क में आ जाएगी। ठीक है। और बाहर निकल जाएगा जल। अब वैसे अपन अगर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, अगर मृदा है वो कैसी है, अम्लीय है, मतलब H+ उसमें से निकल रहे हैं, और अगर हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो मृदा है उसके साथ तो क्या संपर्क में आ जाएगा मृदा के, कैल्शियम, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। ठीक है। चूना डालने के कारण मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम मृदा में चूना डालेंगे तो क्या होगा, चूना डालने पर मृदा के कण दानेदार हो जाते हैं। जो चूना डालते हैं वो क्या चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसके साथ जो वो मृदा के कण है वो क्या होता है, दानेदार हो जाते हैं। अब मृदा के कण दानेदार हो गए तो मृदा का कटाव भी कम होगा, तो इससे क्या मृदा अपरदन कम होगा। चूना डालने पर पौधों की वृद्धि अधिक होती है। चूना डालने पर रंध्रकोश का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। चूना डालने पर मृदा pH का मान बढ़ जाता है। अब देखिए चूना pH का मान कैसे बढ़ेगा, अगर कोई अम्लीय मृदा है, ठीक है, 7 से कम जिसका pH का मान है, और हम चूना क्यों डालते हैं, अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए। अगर हम चूना डालेंगे तो pH का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसलिए तो डाल रहे हैं हम चूना, जिससे ना pH का मान बढ़ जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाएंगे, अम्लीय मृदा की सक्रियता बढ़ जाएगी। ये तो हो गई अम्लीय मृदा। अब है लवण प्रभावित मृदाएं। लवणीय प्रभावित भारत में प्रचुरता में पाई जाती है। जो लवणीय मृदा है वो भारत में प्रचुरता से पाई जाती है।
ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं में लवणों की घुलनशीलता अधिक होती है। यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। राजस्थान में 3.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लवणीय व क्षारीय मृदाओं का पाया जाता है। यह राजस्थान में जोधपुर, पाली, भरतपुर, नागौर, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर आदि में लवणीय मृदाएं पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकतर लवणीय मृदा पाई जाती है। अब लवणीय मृदा बनने के कारण हमने पहले पढ़ा था कि अम्लीय मृदा कैसे बनती है। अब हम देखेंगे कि जो लवणीय मृदा है वो कैसे बनती है। तो शुष्क जलवायु, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में कैसे होता है, वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, जिसके कारण लवण मृदा में जम जाते हैं और मृदा लवणीय हो जाती है। अब देखो, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होगा तो जो उसमें लवण होंगे मृदा में वो क्या होंगे, जम जाएंगे, जिसके कारण मृदा लवणीय हो जाती है। लवणीय जल से सिंचाई, अगर हम बार बार लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो मृदा तो लवणीय होगी। जल के रिसाव के कारण मृदा शुष्क हो जाती है। अब देखो, किसी मृदा में जल है और अगर वो जल का रिसाव हुए जा रहा है तो क्या होगा, मृदा शुष्क हो जाएगी तथा शुष्क होने के कारण मृदा क्या होती है, लवणीय हो जाती है। लवणीय पादप जड़ें, इसमें पौधे की जड़ों से लवणीय स्राव होता है, अतः मृदा लवणीय हो जाती है। क्षारीय उर्वरक का उपयोग करने से, मृदा में बार बार क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा अंत तक लवणीय हो जाती है। अगर हम बार बार मृदा में क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो मृदा लवणीय हो जाएगी। ठीक है। मृदा परिच्छेदिका के अलग अलग स्तरों में अलग अलग पीएच देखी जाती है। अब हमने तो पढ़े कि ना कारण है कि इन कारणों से जो है मृदा है वो लवणीय हो रही है। और अब लवणीय मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो लवणीकरण से, आवर्त चट्टानों के विघटन से बने लवण मृदा को लवणीय कर देते हैं। आवर्त चट्टानों के विघटन से क्या होता है, लवण मृदा को लवणीय कर देते हैं। शुष्क क्षेत्रों में बालू पत्थर लवणीय जमाव करते हैं, जिसके कारण मृदा लवणीय हो जाती है। पता है शुष्क क्षेत्र में क्या होगा, मृदा लवणीय होगी। ज्वालामुखी के आने से कोलाइड्स और सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं तथा मृदा लवणीय हो जाती है। बार बार सिंचाई करने से मृदा लवणीय हो जाती है। ठीक है। अब है क्षारीयता। यदि विनिमय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि कण मृदा के कण पर अधिशोषित हो जाते हैं तो मृदा क्षारीय हो जाती है। क्या, जैसे कि कोई मृदा है ये, ठीक है, मृदा है। अब इससे क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है। तो सोडियम क्या होगा, मृदा, और ये कैल्शियम। ठीक है। अब है ना, सोडियम का अगर मृदा से मिलेगा तो ये जो सोडियम है वो मृदा द्वारा अधिशोषित हो जाएगा और कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है ये कि क्षारीय विनिमय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। जो मृदा है वो क्या सोडियम को अपनी ओर अधिशोषित कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा होती है वो क्षारीय हो जाती है। निम्नीकरण, मृदा में लवणों के निम्नीकरण होने पर पौधे में लवणों के लीचिंग हो जाता है, जिसके कारण मृदा में सभी लवण स्तर से नीचे चले जाते हैं। लीचिंग क्या होता है, किसी भी आयन का ऊपरी सतह से निचली सतह पर जाना और ऊपरी सतह पर उस पोषक तत्व की कमी हो जाना। देखिए कि है ना, मान लो कोई भी पोषक तत्व है तो उसको ऊपरी सतह से निचली सतह पर जाना, और अगर ऊपरी सतह से निचली सतह पर जाएगा तो ऊपरी सतह पर उस तत्व की कमी हो जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मृदा है, इसके साथ अगर सोडियम या कैल्शियम भी मिलेंगे और जल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, सोडियम और जो सोडियम है वो जल के साथ क्रिया करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब है रिग्रेडेशन, ऐसी मृदाएं जिनमें एक बार निम्नीकरण हो चुका हो तथा पुनः क्षार एकत्रित हो जाए तथा सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इसे रिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका है, ठीक है, तथा पुनः उसमें क्षार एकत्रित हो जाए तो उसे रिग्रेडेशन कहते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। अब लवण प्रभावित मृदाएं क्या होती हैं, जो लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं उनका पीएच 8.5 से कम होता है, चालकता 4 से ज्यादा होती है और सोडियम विनिमय क्षमता 5 से कम होती है। और क्षारीय मृदाओं में क्या होता है, क्षारीय मृदाओं का पीएच कैसा होता है, 8.5 से कम होता है और जो चालकता होती है वो 4 से ज्यादा होती है और सोडियम विनिमय क्षमता 15 से ज्यादा होती है। ठीक है। और लवणीय क्षारीय मृदाओं में 8.5 से पीएच कम होता है, जो है उसकी चालकता वो 4 से कम होती है
और सोडियम विनिमय में जो क्षमता है वो 15 से अधिक होती है। ठीक है। विद्युत चालकता, यह मिट्टी और पानी में घुलनशील लवणों की सांद्रता को बताता है। जो विद्युत चालकता है वो मिट्टी और पानी में घुलनशील लवणों की सांद्रता को बताता है। EC डेसीसाइमन में मापा जाता है। विनिमय सोडियम क्षमता, इसके द्वारा मिट्टी के कणों में उपस्थित सोडियम की मात्रा को बताया जाता है। विनिमय सोडियम क्षमता के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी में कणों में उपस्थित सोडियम की मात्रा को बताया जाता है। इसका सूत्र क्या है, ESP बराबर, ES मतलब विनिमय सोडियम क्षमता बराबर विनिमय सोडियम बटा धनायन विनिमय क्षमता गुणा 100। ये विनिमय सोडियम का क्या है, सूत्र है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यह हरियाणा कंडाल में स्थित है। इसके अनुसार मृदा 2 प्रकार की होती है, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदा में क्या अंतर है, जो हमने अभी इधर अंतर पढ़े थे ना, वो ही अंतर है कि इसका जो pH का मान होता है लवणीय मृदाओं का वो 8.5 से कम होता है और क्षारीय मृदाओं का 8.5 से ज्यादा होता है। जो लवणीय मृदाओं की चालकता होती है वो 4 से ज्यादा होती है और इनकी 4 से कम होती है। सोडियम विनिमय क्षमता 15 से कम होती है। जो लवणीय मृदा में सोडियम विनिमय क्षमता होती है 15 से कम होती है और क्षारीय मृदाओं में 15 से ज्यादा होती है। ये पादप वृद्धि पर बुरा प्रभाव परासरण दाब के कारण लगाते हैं। जो लवणीय मृदाएं होती हैं वो पादप वृद्धि पर बुरा प्रभाव परासरण दाब के कारण लगाती है और ये पादप वृद्धि में बुरा प्रभाव क्षारकता के कारण लगाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड सल्फेट अधिक होता है। जो लवणीय मृदाएं होती है इसमें सोडियम क्लोराइड और सल्फेट अधिक होता है और इनमें सोडियम कार्बोनेट अधिक होता है। जो क्षारीय मृदाएं होती है इसमें सोडियम कार्बोनेट अधिक होते हैं। मृदा क्षारकता व लवणता का मृदा व पौधों पर प्रभाव। अब जैसे हमने अम्लीय मृदाओं का प्रभाव पढ़ा था क्या होता है, अब वैसे ही क्षारीयता और लवणता का प्रभाव क्या पड़ता है पादपों पर। तो लवणता में क्षारीय मृदा में बारिश होने के पश्चात कीचड़ हो जाता है, इसकी जुताई ठीक नहीं होती। अब देखो अगर लवणीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं, तो वो क्या होगा, अगर बारिश हो जाएगी उस क्षेत्र में तो वहां पे कीचड़ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जुताई सही से नहीं हो पाएगी, सूखने के कारण कठोर हो जाती है। अब देखो जुताई सही से नहीं होती उसमें, तो उसमें क्या होती है, वो सूख जाती है, ऊपर क्या कठोर परत बन जाती है, जिससे जुताई ठीक नहीं हो पाती। इन मृदाओं में लवण की मात्रा अधिक होती है, अतः इनकी भौतिक दशा खराब हो जाती है। अब लवणीय मृदाओं में लवण की मात्रा तो अधिक होगी, तो जिसके कारण क्या होता है, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है और वायु संचार कम हो जाता है। वायु संचार क्यों कम होता है, क्योंकि वो सूख जाती है, वो जो मृदा होती है वो सूख जाती है और उसके ऊपर क्या होता है, कठोर परत बन जाती है, जिसके कारण वायु संचार सही नहीं होता। पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। यह भूमि में लवणता की मात्रा को अधिक बनाए रखती है, जिसके कारण परासरण दाब बढ़ जाता है। लवणीय में क्षारकता को सुधार। अगर लवणीय मृदा है और क्षारीय मृदा, तो उसको सुधारेंगे कैसे, तो भौतिक विधि द्वारा मृदा की गहरी जुताई करके। अगर हम क्या करेंगे, अगर लवणीय मृदा है क्षारीय मृदा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मृदा की गहरी जुताई करेंगे, अवमृदा की जुताई करेंगे, मृदा प्रोफाइल का उलट पुलट करना, मतलब मृदा को ऊपर नीचे करना, और अन्य विधियां क्या है कि मृदा की सतह को हम कुचल देंगे, जिससे क्या होगा, जो उसपे जो सफेद लवण होंगे ना उनको हम कुचल देंगे, जिससे वायु संचार सही से हो पाएगा। ठीक है। निक्षालन कर देंगे, लवण नीचे की तरफ चल जाते हैं ताकि पौधों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। निक्षालन क्या होता है, किसी भी लवण का नीचे की तरफ चले जाना। ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ चल जाएंगे लवण, तो पौधों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाई खोदना, इससे खेत में लवण पानी के साथ खाई में चले जाते हैं। ठीक है। विलय लवणों को पानी के साथ बहाना। जल का निष्कासन कर देंगे कि खेत के चारों ओर मिट्टी का बहाव करके पाइपों के द्वारा लवणीय जल को निकाल देंगे। जो लवणीय जल होता है ना उनको बाहर निकाल देना। ठीक है। खुला निकास, बारिश के कारण पानी खेत से बाहर निकलकर बावड़ियों तक चला जाता है, जिसे जल निकास कहते हैं। रासायनिक सुधारक, जिप्सम, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पायरोइड आदि रासायनिक मृदा सुधारक होते हैं। अब है जिप्सम कि मतलब है ना, मतलब जिप्सम से कैसे लवणीय और क्षारीयता का मृदा को सुधार करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा 23% और सल्फर की मात्रा 18% होती है। भारत में सर्वप्रथम जिप्सम का उपयोग 1942 में उत्तर प्रदेश में किया गया था। जिप्सम के प्राकृतिक भंडार बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में हैं। यह सबसे सस्ता मृदा सुधारक है।
इसका उपयोग पाउडर के रूप में किया जाता है। यह प्रति हेक्टेयर के अनुसार डाली जाती है। जो जिप्सम है उसका उपयोग प्रति हेक्टेयर के अनुसार किया जाता है। जिप्सम डालने का समय गर्मियों के मौसम में ज्यादा डाली जाती है। जो जिप्सम है वो गर्मियों के मौसम में ज्यादा डाली जाती है। जिप्सम को जून महीनों में डाला जाता है ताकि जुलाई महीने में बारिश हो सके और उसका निक्षालन मिट्टी में हो सके। अब जो जिप्सम का उपयोग है वो जिप्सम कब डाला जाता है? गर्मियों के महीने में, मतलब जून में डाला जाता है। अगर फिर जुलाई के महीने में बारिश होगी तो जो जिप्सम होगा उसका निक्षालन हो जाएगा। फसल बोने से 10 से 15 दिन पहले जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब है पाइरोइड। इसका रासायनिक सूत्र Fe2 है। इसमें सल्फर 22% होता है तथा आयरन 20% होते हैं। पाइरोइड की आवश्यकता, इसकी मात्रा 0.63 टन हेक्टेयर के अनुसार डाली जाती है। मतलब इसकी मात्रा जो 0.63 टन हेक्टेयर के अनुसार खेत में डाली जाती है। पाइराइट मृदा में सोडियम की मात्रा को कम करता है। जो पाइराइट होता है वो क्या करता है? सोडियम की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा में जो लवणता का गुण है वो सुधरता है। ठीक है। मृदा में पाइरोइड की अभिक्रिया क्या है? पाइराइट का सूत्र क्या होता है? Fe2। और अगर मृदा में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फेरस सल्फेट और सल्फेट में टूट जाएगा। ठीक है। और फिर अगर जो ये फेरस सल्फेट है उससे जो ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या बना लेगी? Fe2O2 और 4 बन जाएंगे सल्फर। ठीक है। चूना पत्थर, इसका उपयोग 7.5 से कम पीएच वाली मृदाओं में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग 7.5 से कम पीएच वाली मृदाओं में किया जाता है। और सरफेस फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस का सूत्र क्या होता है? Fe और सल्फेट का FO4.7H2। ठीक है। अगर जल से क्रिया करेगा तो FeSO4 + 2H2। अगर ये क्रिया करेगा तो क्या होगा? Fe और OH2 और SO4। ऐसा कोई समझ नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ। जैसे कि Fe पे क्या चार्ज होता है? प्लस का होता है। और SO4 में क्या होता है? माइनस। और जल किसमें टूटता है? OH- और H+। ठीक है। तो जो Fe है प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ, OH के साथ। तो FeOH बना लिया और क्या बना लिया? SO4। ठीक है। यह अम्लीय लवण है जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल तथा एविल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब वही एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट में टूटेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम Al2SO4.6H2। ठीक है। और अगर हम इसको मृदा में डालेंगे तो कैसे होगा? सेम ही है। Al2 मतलब एल्यूमिनियम पर प्लस होता है और तो Al2 OH6 और SO4। ठीक है। जैविक सुधारक, इसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। गोबर की खाद, सिरा, फ्रेसमंड, हरी खाद, फसलों के अवशेष। सिरा तथा फ्रेसमंड, इसका उपयोग सर्वप्रथम नील रतन ने किया था। सिरा तथा जो फ्रेसमंड होता है उसका उपयोग सर्वप्रथम नील रतन ने किया था तथा इसका संगठन धार व मुखर्जी ने दिया था। अब फ्रेसमंड में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 60 से 70%, पोटाश 4.5, चूना 2%, नाइट्रोजन 0.5, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.5। ये ऑक्सीजन की क्रिया करके कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है तथा मृदा में क्षारों को दासीन कर देती है। अब अगर हम शिरा और मंड का उपयोग करेंगे तो वो क्या करती है? मृदा में जो क्षार होते हैं उनको उदासीन कर देती है, जिसके कारण मृदा में जो क्षारीय गुण होता है वो सुधर जाता है। ठीक है। हरी खाद तथा फसलों के अवशेष, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि हरी खाद के ढेंचा, ग्वार, सनेत आदि। ये सभी मृदाओं की पीएच को अम्लीय कर देते हैं। क्षारीय मृदा को सुधार करे तो इससे क्या होती है? पीएच अम्लीय हो जाती है। लवणीयता व क्षारीयता का परिवर्तन कैसे करेंगे? हम खेत को तैयार करेंगे क्यारियां विधि को अपना के और सिंचाई विधि को अपना के। हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।